Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 18th of November 2023. तो फर्स्ट न्यूज़ कल हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल साउथ को लेकर मीटिंग होने वाली, वर्चुअल समिट होने वाली है। तो उसमें ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की कि कैसे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड उसमें से एक चैलेंज है इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट। In his first public remarks on the Gaza war, Prime Minister Narendra Modi on Friday sought to frame the Israel-Hamas conflict एक ये नया चैलेंज है ग्लोबल साउथ की प्रोस्पैरिटी को लेकर। तो ग्लोबल साउथ जो है बेसिकली डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्लोबल साउथ बहुत टाइम से देख रहा था कि इंडिया की पोजीशन क्या होने वाली है इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट पर। तो मैनी हैव बीन वोकल इन देयर सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा, क्योंकि यहाँ पर जो गाज़ा है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एआई फॉर डीप फेक वरिंग। तो ये जो यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट है वहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जिस तरीके से यहाँ पर डीप फेक्स के लिए किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। कॉलिंग इट्स केपेबिलिटी ऑफ फैनिंग द फ्लेम ऑफ डिसअफेक्शन। तो इंडिया तो वैसे भी इतना बड़ा कंट्री है, डाइवर्स है, इतनी सारी कम्युनिटी रहती हैं, तो एआई का यूज़ करके डीप फेक बनाकर डिसअफेक्शन फैलाया जा सकता है। मोदी स्पोक ऑफ द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मीडिया आउटलेट्स गिवन कि टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और डी फेक वीडियो का भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक है, एंड आई थिंक लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन भी आ रहा है इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 2020 में हरियाणा एक लॉ लेकर आया था। लॉ में ये कहा गया था कि 75% कोटा होगा जो हरियाणा के रेसिडेंट्स हैं उनका प्राइवेट जॉब्स में। लेकिन जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसने इस लॉ को क्वॉश कर दिया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, कि आप यहाँ पर रेसिडेंस के बेसिस पर प्राइवेट जॉब में कोटा नहीं दे सकते हो। तो अंडरलाइनिंग दैट अ गवर्नमेंट कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स मेयरली कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं। एंड ये जो 75% रिजर्वेशन दिया गया था प्राइवेट जॉब्स में रेसिडेंट्स को, इसको यहाँ पर क्वॉश कर दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिटी। तो बेसिकली दिल्ली में क्या हो रहा है, तो चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी गई है कि उन्होंने अपने सन की फर्म को फेवर किया है। तो ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो पॉलिटिक्स होता है। फिर डिसीजन 2023, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, उसके बारे में न्यूज़ है कि जो रेबल इंडिपेंडेंट्स थे वापस से कौन से पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, हमें नहीं देखना ये। एजुकेशन मिनिस्टर्स प्लेज कि हमें जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स में, इसको हमें ब्रिज करना है। तो ग्लोबल साउथ समिट में ये बात की गई कि जो डिजिटल डिवाइड है इसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। Education ministers representing 14 countries of the Global South Friday reiterated their joint commitment कि जो डिजिटल डिवाइड यहाँ पर हुआ है इसको हमें ब्रिज करना है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं उसको हमें एड्रेस करना है, एंड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए इंक्लूडिंग लोकल लैंग्वेजेस में। यूपीएससी एनालाइजर आईएएस का एक इनिशिएटिव जो कि चल रहा है जिसका नाम है यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कवर किए जा रहे हैं। एंड ये जो करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं ये जनवरी 2023 टिल मार्च 2024। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज भी इसमें ही इंक्लूडेड है, जिसमें प्रीलिम्स के हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्लस यू विल ऑल्सो गेट 10 एफएलटीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक सीरीज, जिसमें हम मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सब कुछ इसमें ही है, एंड बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आपको कोई डाउट है इसको लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, एंड आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तरकाशी टनल तो हमने डिस्कस किया था। उत्तरकाशी टनल का यहाँ पर जो कुछ पार्ट है ये एक्चुअली यहाँ पर टूट गया था, एंड उसके बाद यहाँ पर 40 वर्कर्स ट्रैप हो गए हैं। 6-7 दिन से यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगी हुई है निकालने में, लेकिन बार बार जो प्लान है वो फेल हो रहा है। तो उसके बारे में ही है, तो आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और हम 2 दिन पहले एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये जो टनल एक्चुअली ब्रेक हुई क्यों थी, इसका रीज़न क्या है। तो अगर आपको जानना है तो आप उस दिन का इंडियन एक्सप्रेस रेफर कर सकते हो। 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड फर्स्ट मीजल्स शॉट इन 2022। तो यहाँ पर मीजल्स शॉट मिस कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे मीजल्स को लेकर। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन को लेकर जिसका नाम है इंद्रधनुष।
अब इसका रीज़न एक और है कि मीज़ल्स के शॉट क्यों मिस हो गए होंगे। तो पैंडमिक के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया, जिसकी वजह से बाकी बीमारियों के ऊपर से फोकस थोड़ा कम हो गया। An estimated 11 lakh children in India missed their crucial first dose of measles vaccine in 2022, according to a report by the World Health Organization and the US Center for Disease Control and Prevention. This puts India among 10 countries जहाँ पर highest number of children है जिनको फर्स्ट शॉट नहीं मिला है मीजल्स का। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया में मीजल्स बहुत ज़्यादा हो रखा है एंड यहाँ पर गोल था कि हमें मीजल को एलिमिनेट करना है 2023 तक, एंड 2023 तो एंड होने वाली है। तो रिपोर्ट कम्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर एज इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन अडॉप्टेड द गोल ऑफ मीजल्स एलिमिनेशन बाई 2023। फिर यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष की बात की गई है, जो कि यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। एजुकेशन एंड पोल्यूशन, तो उस आर्टिकल में एक्चुअली बताया गया है कि एक स्कूल था एंड स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट्स डे का सब कुछ प्लान किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया दिल्ली में। नवंबर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, लेकिन उसके बाद भी ये जो स्पोर्ट्स का जो भी प्रोग्राम था ये आउटडोर ही कराया गया। तो इतना पोल्यूशन था, तो बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए या तो कैंसिल कर सकते थे या तो इंडोर करा सकते थे। तो यहाँ पर आउटडोर क्यों कराया गया, सबसे पहले ऑथर का ये क्वेश्चन है। दूसरा ऑथर का ये क्वेश्चन है कि पेरेंट्स क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ को, क्योंकि अगर पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे तो स्कूल वाले कहेंगे आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दो, यहाँ पर एडमिशन कराने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा इशू है। तो चिल्ड्रन हैड रिहर्स द स्पोर्ट्स डे रिचुअल्स इन द प्लेग्राउंड, सो डिस्पाइट ऑफुल पोल्यूशन था, उनको ये कहा गया कि प्रोग्राम आउटडोर्स ही होंगे। ना ही प्रिंसिपल ने ना ही फिजिकल एजुकेशन टीचर ने इस डिसीजन का इम्प्लीकेशन देखा। चेंजिंग द प्रोग्राम वुडंट हैव बीन एग्जैक्टली एन अर्थ शेकिंग या तो एम्बैरेसिंग रिवर्सल की भाई यहाँ पर बेइज्जती होगी स्कूल की, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि ये एक सही कदम होता अगर चिल्ड्रन की हेल्थ को देखा जाए। एंड नो वन वुड हैव डिनाइड इट हैड द क्वेश्चन बीन पोज्ड लेट अस से बाय अ जर्नलिस्ट, देन व्हाई वाजंट द प्लान चेंज। तो यहाँ पर बताया गया कि प्लान क्यों नहीं चेंज किया होगा, उनको लग रहा होगा कि अब क्या ही चेंज करना, बच्चों ने बाहर जो है प्रैक्टिस कर ली है। वॉट अबाउट द पेरेंट्स, पेरेंट्स ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया, यही कि पेरेंट्स को ये कहते कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों करा लो, कहीं और करा लो। तो क्रेबिंग ऑन सच अ वंडरफुल ओकेजन विल बी सीन एज एन आउटकास्ट बिहेवियर। पोल्यूशन मैटर्स, लेकिन इतना मैटर नहीं करता कि आप अपनी ज़िंदगी को रोक दो। आपको लगता है ठीक है पोल्यूशन है तो क्या ही कर सकते हैं, ये वाला एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो पोल्यूशन मैटर्स बट नॉट इनफ टू फोर्स अ पॉज, लेट अलोन अ चेंज ऑफ कॉज। इट इज़ लाइक अ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स इन हिमाचल, कि हिमाचल में जैसे फ्लड्स है बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन उसके बाद भूल कर लोग वापस से आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हुई है एंड उस प्रॉब्लम के रूट कॉज के ऊपर काम करना चाहिए। तो प्रॉब्लम विद इन्वायरमेंटल डिके इज दैट इट इज़ इंक्रीमेंटल, थोड़ा थोड़ा होता है, तो हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है। ड्रामेटिक इवेंट्स सच एज हीट वेव्स एंड फ्लड्स टेंड टू पास आफ्टर डिस्प्लेइंग देयर फ्यूरी, दे डू नॉट नेसेसरली सेटल द काइंड ऑफ डिबेट्स that terms like climate change and development entail। तो ओनली पीपल जो कि कंसर्न है दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेकर, ये है डॉक्टर्स। तो जब भी इन्हें मौका मिलता है, जब भी मीडिया में इनको स्पेस मिलता है, तो ये बताते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आप मास्क पहनो, आप बाहर कम से कम निकलो, आप एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करो। अपेरेंटली देयर वार्निंग्स डू नॉट सफाइस टू मेक एनीवन फील स्केयर्ड ऑफ पॉइजनस एयर, लेकिन लोगों को डर नहीं लगता है। Some school principals do talk about environmental problems in their morning assembly address. For example, आप सोच सकते हो कि अगर आप एक दिन में 1 घंटा वेस्ट करते हो तो शायद आपको रियलाइजेशन नहीं होता होगा, आपको लगता होगा एक ही घंटे तो वेस्ट किया, लेकिन जब आप डेली 1 घंटा वेस्ट करते हो एंड 365 डेज में आपने 365 आवर्स वेस्ट किया, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने 365 आवर्स वेस्ट किया, शायद इस वजह से मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अ स्टोरी टेलर ऑफ आर्ट, तो यहाँ पर BN गोस्वामी जी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेकलेस प्रॉमिसेस, ये हम देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है, कि एक पार्टी कहती है कि हम 1200 रुपये देंगे महिलाओं को, दूसरी पार्टी कहती है अगर हम जीते तो हम 1500 रुपये देंगे। एक पार्टी कहती है कि हम आपको 6000 रुपये देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम आपको 12000 रुपये देंगे, हम आपको पैडी के ऊपर इतने रुपये देंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है, ये कैसे फिस्कल जो हेल्थ एस्टेट्स की उसको कैसे ख़राब कर देगा। वीट एंड पैडी प्रोक्योरमेंट एट ₹2700 एंड ₹3100 per quintal as against their respective minimum support prices of ₹2275 and ₹2200 fixed by the center। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा रुपए में यहाँ पर प्रोकर किया जा रहा है अगर हम यहाँ पर MSP से कंपेयर करें। बाकी PM किसान सम्मान निधि में यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं फार्मर्स को, LPG सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा किया गया है। दीज आर द एश्योरेंसेस जो कि BJP की पोल मैनिफेस्टो में है। फिर यहाँ पर कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं है, कांग्रेस ने भी बोला है कि हम फार्म लोन वेवर्स देंगे, 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 3000 रुपये मंथली अलाउंस देंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है।
एमपी में पहले से ही जो बीजेपी है 1250 रुपये दे रही है, लाडली बहन योजना स्कीम का नाम है। सिंपली पुट, विद लोकसभा इलेक्शंस जो कि कुछ ही महीने दूर है, यहाँ पर दोनों ही पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको यहाँ पर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मोदी गवर्नमेंट सेकंड टर्म हैज सीन द सेंटर का फिस्कल डेफिसिट 6.6% पहुंच चुका है। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कोविड का भी है कि कोविड में जब आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया गया था तो उस समय यहाँ पर सरकार का खर्चा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हो रहा है, इसकी वजह से भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। वेटिंग द टर्न इन एमपी, बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है कि क्या चल रहा है, बीजेपी क्या कर रही है ट्राइबल्स को लेकर, ये हम नहीं देखेंगे। कल हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था ट्राइबल्स पर लेकर, जिसको कि खाका ने लिखा था। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि खाका एक कमेटी भी बनी थी ट्राइबल्स को लेकर। अ स्टेक इन स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर वेस्ट एशिया की बात की गई है। वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी के लिए वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पीस इन वेस्ट एशिया प्रायोरिटी है इंडिया के लिए। दिस एनर्जी रिच रीजन इज द लाइफ लाइन टू इंडिया क्रूड एंड नेचुरल गैस नीड्स। लेकिन हम वहाँ पर देख रहे हैं कि इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड इस 7th वीक में एंटर कर चुका है। कुछ टाइम पहले 2+2 मीटिंग हुई थी इंडिया एंड यूएस की, जिसमें यहाँ पर कंसर्न भी जताया गया था जो कुछ भी यहाँ पर वेस्ट एशिया में हो रहा है। द जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज एट द एंड ऑफ द डायलॉग, जिसमें ये कहा गया कि बोथ कंट्रीज ने ये कहा, इंडिया एंड यूएस ने, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं इन इट्स फाइट अगेंस्ट हमास टेरर। लेकिन साथ में ये भी कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ अडेयर करने की ज़रूरत है एंड ड्यूरेबल पीस होना चाहिए। फिर ऑथर ने ये बताया कि अगर हम इंडिया एंड वेस्ट एशिया की टाइज की बात करें तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ही है। फॉर एग्जाम्पल गामल अब्देल नासिर, जो कि इजिप्ट के रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी एक लीडर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, विच द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू चैंपियन। तो नाम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो नाम आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। हाउएवर पाकिस्तान प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से हम इस रीजन को एक रिलीजन के बेसिस पर देखने लग गए एंड हमारा इतना कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। सम ऑफ देम वर सस्पेक्टेड कि ये एड और अबेट कर रहे हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म इन इंडिया। फॉर एग्जांपल दाऊद इब्राहिम जैसे जो यहाँ पर टेररिस्ट हैं, ये आपको दुबई जैसे प्लेसेस पर कई बार दिख जाते थे। इन द लास्ट डेकेड दो थिंग्स ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फोकस्ड एफर्ट्स किए गए बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टाइज को स्ट्रेंथन किया गया सारे ही वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। एंड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने इसराइल को विजिट किया था, और इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर हम डी हाइफिनेशन पॉलिसी को लेकर आए। तो अगर आपको डी हाइफिनेशन पता है क्या होता है, क्योंकि ये पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। वेस्ट एशिया आज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद द इंडिया एंड वॉल्यूम जो है टू वे ट्रेड का $150 बिलियन है। इंडियाज़ बिगेस्ट सक्सेस इन वेस्ट एशिया वॉज एट द OIC को जब UAE ने होस्ट किया था 46th समिट, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था एज द गेस्ट ऑफ द ऑनर। इंडिया का व्यू क्या है इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को लेकर, कि हमें पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशियन पावर्स जो हैं सारे ही, ऐसा नहीं कि सारे ही वेस्ट एशियन पावर्स हमास या हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हैं। इंडिया यहाँ पर चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन हो, इसराइल एंड पैलेस्टीन दोनों साइड बाय साइड यहाँ पर एग्जिस्ट करें सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट तरीके से। ऑस्लो अकॉर्ड्स फेल हो गए थे क्योंकि यहाँ पर किलिंग हो जाती है, मर्डर हो जाता है। ये सब आपको नहीं जाना है कि यहाँ पर रॉबिन को किसने मार दिया, ये सब नहीं जाना है, लेकिन आपको ऑस्लो अकॉर्ड्स पता होना चाहिए, डेविड कैंप अकॉर्ड्स पता होनी चाहिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बिग पिक्चर ये हम नहीं देखेंगे। COP28 इन दुबई, तो COP28 जो होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में होगी एंड हम इस क्लाइमेट मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है, UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है एंड हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। UN की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं हमें ये पता चल चुका है कि जो टेम्परेचर है, जिस तरीके के यहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, तो इतना टेम्परेचर तो एक्सीड कर जाएगा। दूसरी बात फाइनेंसिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को $100 बिलियन देना स्टार्ट करना था, अभी तक नहीं किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर, तो इजिप्ट में जब शर्म शेख में मीटिंग हुई थी तो लॉस एंड डैमेज फंड को बनाने की बात की गई थी। आज उसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट इस मीटिंग में सबमिट करेगा तो हमें कुछ पता चलेगा। बाकी यहाँ पर कंट्रीज उतना नहीं कर रहे हैं जितना करने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट या क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के। एंड फॉर एग्जांपल कल के ही न्यूज़पेपर में था कि ब्राज़ील में यहाँ पर हीट वेव आ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को $215 बिलियन की हर साल ज़रूरत है अगर उन्हें मीनिंगफुल अडेप्टेशन वर्क करना है, लेकिन सिर्फ $21 बिलियन ही जो है एक्चुअल फ्लो हो रहा है। तो ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में पता चला था जो कि UNEP निकालता है। फ्रैंकली देयर इज लिटिल दैट कंट्रीज कैन डू टू स्टॉप द क्लाइमेट फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग। रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस ये विजिबल होंगे ओनली ओवर अ लॉन्गर पीरियड।
ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो अगर यहाँ पर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी, इससे एक्चुअली हमें ट्रिपल करना पड़ेगा, तो जाकर यहाँ पर कुछ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि $100 बिलियन देने थे, जो कि अभी तक देना नहीं स्टार्ट किया है। मनी फॉर लॉस एंड डैमेज फंड ये बनाने की बात की गई है। द न्यू फ्लेयर अप इन म्यांमार, तो म्यांमार में फ्लेयर अप हुआ, जिसकी वजह से 5,000 जो म्यांमारीज हैं ये एक्चुअली मिजोरम में एंटर कर गए हैं। तो म्यांमार में कू हो गया था, हमने डिस्कस किया था 2021 में कू हुआ था, एंड उसके बाद से जो इनकी मिलिट्री है, जिसको हुंटा बोलते हैं, इसने पूरी पावर को कैप्चर कर लिया। लेकिन ये जो एक्चुअली हुंटा है ये ज़्यादा पावर को कैप्चर कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि अभी तक रेजिस्टेंस फोर्सेज ने कैप्चर कर रखा है। एंड जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जिसको कि पीपल डेमोक्रेटिक फोर्सेज कह रहे हैं, पीपल्स डिफेंस फोर्सेज कह रहे हैं, ये एक्चुअली और भी एरिया को कंट्रोल लेने में लगी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि मिलिट्री ने कू तो कर लिया है, लेकिन जो मिलिट्री है ये सारी एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई है, एंड कई जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस ग्रुप्स आ गए हैं, एंड रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं वो साथ में आकर हुंटा के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन थर्सडे एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न, जो कि ऑनगोइंग फाइट हो रही है रिखावदार एरिया में इन द म्यांमार चिन स्टेट, जो कि मिजोरम के पास है, विच इज लेड टू द म्यांमारीज नेशनल्स, जो कि इंडियन साइड आ रहे हैं, एंड लगभग यहाँ पर 5,000 लोग आ भी चुके हैं। म्यांमार हैज़ बीन इन फ्लेम्स, जब से 2021 में कू हुआ है, मिलिट्री ने यहाँ पर पावर को सीज किया है। Ethnic armed organizations have joined armed civilian groups called People's Defense Forces, allied with the country's self-declared National Unity Government in exile, to take on the military. And उसके बाद यहाँ पर हुंटा एंड ये जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस इनके बीच में फाइट हो रही है और लोगों की जाने जा रही हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर इंडिया में भी एंटर कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस सिचुएशन मीन फॉर इंडिया? तो इंडिया जो है ये बहुत फाइन लाइन को वॉक करने की कोशिश कर रहा है कि हम ये भी चाहते हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी हो, तो हम ये बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी म्यांमार में इंटरप्ट हुई है, लेकिन हम हुंटा के साथ इंगेज भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंगेज नहीं होंगे तो चाइना तो इंगेज हो रहा है, एंड चाइना यहाँ पर हुंटा का फ़ायदा उठा लेगा, एंड नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए हमें म्यांमार की ज़रूरत है। और बाकी IMT जो हाईवे है उसके लिए भी म्यांमार ज़रूरी है, तो IMT हाईवे रुक जाएगा। Proposed India UK FTA, its politics and why the UK may benefit more। तो इंडिया UK यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जो कि अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो सबसे पहला है चाइना फैक्टर। तो चाइना के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। द डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स, जो कि कोविड के दौरान हुए थे, एंड उसके बाद यहाँ पर China+1 की पॉलिसी है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। इंडिया RCEP से बाहर आ गया था, एंड हमारे कुछ कंसर्न थे जिसकी वजह से हमने RCEP साइन नहीं किया था, एंड उसके बाद से हमारा ये मोटिव है कि RCEP में जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हम FTA में आते हैं उन सब के साथ अभी हम सेपरेटली FTA में आ जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्टा साइन हो गया था, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, UK के साथ भी बातचीत चल रही है। बाकी हमने कनाडा के साथ सोचा था, लेकिन कनाडा के साथ थोड़े रिलेशन अभी ख़राब हो गए स्पर्ड बाई ब्रेग्जिट। तो UK यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था, जिसको ब्रेग्जिट बोला गया कि ब्रिटेन की एग्जिट होगी फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो जो UK है ये वर्क परमिट्स नहीं देना चाहता है इंडियन सर्विस सेक्टर वर्कर्स को अंडर द FTA, तो ये एक प्रॉब्लम है। गेन्स टू इंडिया, इंडिया को क्या गेन मिलेंगे? तो जो भी हमारा सामान जाता है उसके ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम हो जाएंगे, जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना पेस्टिसाइड होना चाहिए, उतना पेस्टिसाइड होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर UK को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो UK से वाइन आती है, विस्की आती है, इसके ऊपर हम 100 to 150% टैरिफ लगाते हैं, तो ये हमें कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो UK का इंडियन मार्केट में एक्सेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी एक प्रॉब्लम और है, तो जैसे यूरोपियन यूनियन यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स की बात करता है कि अगर आपने अपने कंट्री में कोई सामान बनाया है एंड आपने बहुत ज़्यादा CO2 एमिट किया है, तो आपको एक और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन भी ऐसा कुछ करे। एड सप्लाइज टू गाजा हॉल्टेड अगेन, UN सेज स्टारवेशन इमिनेंट। तो बेसिकली यहाँ पर गाजा में एड भेजा जा रहा है, लेकिन ये हॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से UN कह रहा है कि यहाँ पर स्टारवेशन हो सकता है। प्रो चाइना मुइज़ू, तो हमने देखा था कि मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू आ चुके हैं, जो कि एक प्रो चाइना कैंडिडेट थे, एंड उसके बाद जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको एक्सपेल करने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बस एक यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है क्या? मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है, जिसमें गवर्नमेंट से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स को बढ़ाना चाहते हैं। बायोफ्यूल्स किससे बनता है? बायोमास से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव किया था 10%
जो कि हमने 5 महीने पहले ही कर लिया था। एंड अब हमारा टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2025। तो पहले 2030 तक था, लेकिन अभी हमने इसको आगे बढ़ाकर 2025 कर दिया। तो हमने ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को इन्वाइट किया कि अगर आपको ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ये हमने लॉन्च किया था G20 मीटिंग में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये PDF आपको 150 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। तो अलॉन्ग विद द हाईलाइटेड न्यूज़पेपर यू विल गेट द स्टैटिक नोट्स। तो ये दोनों कंबाइंड आपको 150 रुपीज़ कॉस्ट करेंगे। एंड बाकी अगर आपको कुछ भी जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।